हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूनिट हमने स्टार्ट की है उसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये देखेंगे भाई जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होता है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है पता है। हमारे पास एक कार्बन है, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। चारों ग्रुप देखो, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। वह कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं या एटम जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के चारों तरफ जो ये एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट क्या है, इनकी व्यवस्था कैसी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो दो एग्जाम्पल लिए मैंने। यहाँ पर देखो जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, जो प्लेन वाले बॉन्ड हैं, ठीक है, इसमें ए और बी है। ठीक है, और जबकि इसमें क्या है, जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है वेज बॉन्ड, वेज। ठीक है, वेज बॉन्ड मतलब जो तुम्हारी तरफ जो हमारी तरफ होता है बॉन्ड। ठीक है, ये समझेंगे बाद में। और ये जो बॉन्ड है ये होता है डैश बॉन्ड, ये होता है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। कोई पेपर है ऐसे, उसके पीछे को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सी आगे है, ये आगे वाला बॉन्ड होता है, ये पीछे वाला डी पीछे है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस टाइप का है, जिसमें सी के साथ जुड़ा हुआ जो डी है वो पीछे है और जो ए जो सी है वो आगे है। ठीक है, सेम इसमें देखो, इसमें क्या है कि भाई इसमें जो सी है वो पीछे है और ये डी क्या है, आगे है। तो यही क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है कि मतलब कायरल कार्बन के चारों तरफ जो परमाणु की व्यवस्था होती है, मतलब परमाणु कैसे जुड़े होते हैं, उसको ही हम लोग उसका विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्या था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर किया जाता था। ठीक है, कंपाउंड का नाम लिखा जाता था। तो जैसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड विद रेफरेंस टू आर्बिट्ररी अजाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेफरेंस कंपाउंड इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हम पहले एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड मतलब मानक के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है भाई, ठीक है, ये है डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि डी ग्लिसरल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मतलब मानक, या इसको हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, रेफरेंस। ठीक है, इसके सापेक्ष। ठीक है, अब क्या करते हैं कि किसी भी दूसरे कंपाउंड का अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना है या कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो डी ग्लिसरल्डिहाइड के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बताओ भाई, कुछ संबंधित। तो रिलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी दूसरा कंपाउंड होगा उसका जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो ग्लिसरल्डिहाइड को देख के लिखेंगे। ठीक है, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड में क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड में क्या है, ओ एच कहाँ पर है, वो राइट साइड में है कि नहीं है। अगर जो कोई दूसरा कंपाउंड है, दूसरे कंपाउंड में अगर ओ एच राइट साइड को होगा तो उसके आगे डी लगाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज इस टाइप का होता है, आप देखोगे तो यहाँ पर CH2OH। ठीक है, तो ग्लूकोज के यहाँ पर होता है OH। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है OH और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या होता है OH होता है। तो OH यहाँ होगा तो यहाँ H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है और यहाँ क्या होता है H होता है। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है भाई डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज, देखो डी लिख दिया इसके आगे भी, क्योंकि जो लास्ट कार्बन देखो CH2 के बगल वाला कार्बन ये है कि नहीं है, CH2 के बगल वाला कार्बन यहाँ पर भी है, तो उसमें OH कहाँ पर है, राइट साइड में। तो और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी जो राइट साइड में क्या है, OH है। तो इसी की तरह मिलता जुलता इसका कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। तो इसलिए इसको क्या लिखा था, डी ग्लूकोज लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, जस्ट OH को यहाँ लगा दें तो इस टाइप का बन जाता है, CH2OH और OH आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, कैपिटल है, याद रखना, डी भी कैपिटल है और एल भी कैपिटल है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो अब जिस भी कंपाउंड में OH CH2 के बगल वाला, CH2OH के जस्ट बगल ऊपर वाला कार्बन में OH अगर राइट होगा तो उसको डी बोलते हैं, अगर लेफ्ट होगा तो उसको एल बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने ग्लूकोज बना दिया ना, तो अगर हम इसको जस्ट उल्टा कर दें तो CH2OH ऐसा बन जाएगा, OH
और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका मिरर इमेज, मतलब ये वाले पोजिशन, जो ये वाले एटम्स हैं वो यहाँ दिखेंगे और ये वाले जो ग्रुप यहाँ एटम है वो इस साइड दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर क्या आ गया H और यहाँ पर क्या आ गया OH और यहाँ पर क्या आ गया H। तो देखो भाई CH2OH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है CH2OH। ठीक है, इसके बगल वाले में क्या है, C है, यहाँ पर H है, तो C के साथ H है और OH है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो OH है CH2OH के जस्ट ऊपर वाला जो OH है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में। तो क्योंकि इसको हम लोग L बोलते थे तो इसको भी क्या बोलेंगे, L ग्लूकोज बोलेंगे। जैसे वहाँ पर D ग्लूकोज होता है, यहाँ पर L ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पहले एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट कर लेते हैं। जैसे कौन सा मानक सेट करते हैं, रोजनहफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने गिल्सल्डीहाइड को मानक के तौर पर या स्टैंडर्ड के तौर पर लिया था और इसी को देख के दूसरे जो भी एटम्स, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे उनको D या L लिखा जाता था। अगर मॉलिक्यूल में जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके साथ तुलना करते थे उसकी, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल की इसके साथ तुलना करते थे, और अगर उसका OH राइट साइड में हो तो उसको बोलते थे D बोलते थे, और अगर उसका जो OH है वो लेफ्ट साइड में तो उसको L बोलते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। द रेफरेंस कंपाउंड टेकन इज गिल्सल्डीहाइड। जो रेफरेंस के तौर पर, जो स्टैंडर्ड के तौर पर जो कंपाउंड लिया था उसको क्या लिया था, गिल्सल्डीहाइड लिया था। ठीक है, गिल्सल्डीहाइड के दो आइसोमर बनते हैं, एक बनता है डी गिल्सल्डीहाइड जिसमें जो OH होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। एक होता है L गिल्सल्डीहाइड जिसमें जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो एल भी वही लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10 DL सिस्टम ऑफ कन्फिगरेशन इज कॉल्ड रिलेटिव कन्फिगरेशन। तो जो D और L हम लोग आगे लगा रहे हैं उसी सिस्टम को DL सिस्टम ऑफ कन्फिगरेशन इज कॉल्ड रिलेटिव कन्फिगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव कन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर डिसाइडिंग DL कन्फिगरेशन गिल्सल्डीहाइड इज टेकन एज स्टैंडर्ड। ये बोल रहा है कि अगर हमको डिसाइड करना है भाई D है कि उसके आगे L है, या D वाला कंपाउंड है कि या L वाला कंपाउंड है, तो हमको गिल्सल्डीहाइड को देखना पड़ता था। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर क्या देखो OH की साइड है, OH है यहाँ पर राइट साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे D लैक्टिक एसिड, क्योंकि राइट साइड में ये OH लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे L लैक्टिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव कन्फिगरेशन। तो रिलेटिव कन्फिगरेशन डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। भाई स्पेस में जो परमाणु हैं या कोई जो समूह हैं उनका जो एक्चुअल अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिलेटिव कन्फिगरेशन में क्या था, हम लोग गिल्सल्डीहाइड से दूसरे कंपाउंड की तुलना करते थे। ठीक है, और गिल्सल्डीहाइड के आधार पर D और L लिखा जाता था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में किसी भी कंपाउंड की किसी दूसरे कंपाउंड से तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जो रियल में एक्चुअल जो वास्तविक अरेंजमेंट होगा, जो वास्तविक व्यवस्था होगी परमाणुओं की कार्बन के चारों तरफ, उसको ही एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन कहते हैं। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास होता है कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल होते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था, हमारे पास DL हम लोग कन्फिगरेशन निकालते हैं रिलेटिव कन्फिगरेशन में। यहाँ पर एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में साइंटिस्ट हैं C, इसको बोलते हैं C कान C, यहाँ पर इनगोल्ड को I और प्रीलॉग मतलब P, CIP रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं CIP रूल। CIP रूल की हेल्प से हम लोग बताते हैं कि भाई जो कंपाउंड है उसका जो कन्फिगरेशन है वो R है कि S है। ठीक है, जैसे हम लोग DL बोलते हैं, भाई DL कन्फिगरेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव कन्फिगरेशन। ठीक है, जो RS कन्फिगरेशन होता है उसको ही वो होता है एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। ठीक है, R का मतलब क्या होता है, रेक्टस, राइट हैंड साइड। ठीक है, रेक्टस का मतलब देखो R का मतलब रेक्टस होता है, याद रखना। रेक्टस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। और जो S होता है उसका मतलब होता है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमको RS कन्फिगरेशन निकालना है, RS कन्फिगरेशन क्या है, एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को ही RS कन्फिगरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमको RS कन्फिगरेशन निकालना है तो हमारे पास CIP रूल होता है। चान इनगोल्ड प्रीलॉग साइंटिस्ट थे, इनका जो रूल है उसको बोलते हैं CIP रूल। ठीक है, तो CIP रूल के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग फॉलो करेंगे और उन स्टेप को फॉलो करने के बाद हम लोग किसी भी कंपाउंड का जो कन्फिगरेशन है हम बता सकते हैं कि वो R है या S है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पहले CIP रूल। तो फर्स्ट स्टेप होता है CIP रूल में
कि द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द कायरल कार्बन इज गिवन प्रायोरिटी बाय फॉलोइंग सीक्वेंस रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कायरल कार्बन देखना पड़ेगा। भाई कायरल कार्बन क्या होता है, वह कार्बन जिसके चारों तरफ सबके सब परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन देखो, इसके चारों तरफ ये सबके सब परमाणु क्या है, अलग हैं। एक फ्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, सबके सब अलग हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इनको जो ये कायरल कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं या जो परमाणु जुड़े हैं, इनको वरीयता देनी है। प्रायोरिटी का मतलब क्या था, वरीयता देनी है। ठीक है, वरीयता कैसे देंगे, सीक्वेंस रूल फर्स्ट बताएगा। इफ द 4 एटम्स, इनकी बात कर रहा है, डायरेक्टली अटैच टू द कायरल कार्बन आर डिफरेंट। ऐसा बोल रहा है कि जो 4 एटम हैं, ये परमाणु हैं कायरल कार्बन से जो कि जुड़े हैं। ठीक है, अगर वो अलग अलग हैं, बोल रहा है अलग अलग ही तो हैं। ठीक है, देन प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। तो इनको वरीयता देनी है, मैंने बताया। जो चार ग्रुप हैं या परमाणु हैं, इनको क्या करनी है, वरीयता देनी है। और वरीयता किसको 1 मिलेगी, किसको 2 मिलेगी, किसको 3 मिलेगी, किसको 4 मिलेगी, वो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 देंगे। ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जितना कम होगा उसको वरीयता सबसे लास्ट यानी 4 देंगे। ठीक है, तो देखो इसका होता है परमाणु क्रमांक 53, इसका होता है कितना होता है 17, इसका होता है 35, ब्रोमीन का और फ्लोरीन का 9 होता है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है, आयोडीन का होता है, तो इसको 1 देंगे। ठीक है, ब्रोमीन का 35 होता है, दूसरे में इसको 2 देंगे। क्लोरीन का तीसरे में आया 17, 3, इसको देंगे 4। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस रूल यही है कि जो कार्बन है उसके चारों तरफ हमको वरीयता देनी है, 1 2 3 4 वरीयता देनी है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस रूल सेकंड क्या कहता है, इफ द एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद कायरल कार्बन आर सेम देन प्रायोरिटी इज गिवन बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट एटम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई कायरल कार्बन है, सपोज करो कायरल कार्बन के चारों तरफ, यहाँ पर तो क्या है 4 के 4 अलग है, कायरल कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, या जो परमाणु जुड़े हैं, अगर वो सेम होंगे तो हमको वरीयता कैसे देनी है, वरीयता उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, उसके अगला वाला परमाणु देख के वरीयता देनी है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो जैसे ये कायरल कार्बन है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक CH2OH ग्रुप जुड़ा है, एक CH2NH2 जुड़ा है, एक CH2CH3 जुड़ा है, एक CH2Cl जुड़ा है। ठीक है, तो देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। इसका कायरल कार्बन के साथ, इस कायरल कार्बन को मैं स्टार बना देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन के साथ यहाँ पर C जुड़ा है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। यहाँ पर भी C जुड़ा है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। यहाँ पर भी C जुड़ा है, उसका परमाणु क्रमांक भी 6, और यहाँ पर भी C जुड़ा है। तो ये परमाणु क्रमांक तो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनके आधार पर, जैसे इस कार्बन 6 परमाणु क्रमांक है ना, तो हमको नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो CH2 है कि नहीं है, CH2 है तो बराबर है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो सबके सब बराबर हो रहे हैं भाई, एक ही जैसे एटम है और सबका परमाणु क्रमांक एक ही जैसा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है फिर, जस्ट नेक्स्ट एटम देखना है। जैसे यहाँ पर एटम के ये CH2 के बाद क्या है, Cl है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 17 होता है। ठीक है, CH2 के बाद क्या है O है, इसका होता है 8। ठीक है, यहाँ पर CH2 के बाद N है, इसका होता है कितना 7। यहाँ पर CH2 के बाद फिर C है, तो इसका होता है 6। ठीक है, तो CH2 सब बराबर है। तो नेक्स्ट एटम देखो क्या है, नेक्स्ट एटम क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पर 17 परमाणु क्रमांक वाला सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको 1 देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा है, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसको नंबर 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 7 होता है, तो इसको 3rd प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन है, इसका 6 होता है, तो इसको 4th प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस रूल थर्ड है। तो देखो सीक्वेंस रूल थर्ड क्या बोलता है, इफ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर अटैच टू द कायरल कार्बन देन डबल बॉन्डेड एटम्स बिकम डुप्लीकेटेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स बिकम्स ट्रिप्लीकेटेड। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर कायरल कार्बन के साथ में कोई डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा बोलता है कि ये देन डबल बॉन्डेड एटम्स, तब कह रहा है जो डबल बॉन्ड के साथ परमाणु जुड़े हैं, याद रखना डबल बॉन्ड के साथ जो परमाणु जुड़े हैं वो दुगने हो जाएंगे, बिकम्स डुप्लीकेटेड मतलब दुगने हो जाएंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ परमाणु जुड़े हैं वो तिगुने हो जाएंगे मतलब ट्रिप्लीकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे भाई हमको हमारे पास है CHO, ठीक है, ये CHO है, CHO को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ओपन करो तो ऐसे लिख सकते हैं COH। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो सपोज करो ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के साथ CHO जुड़ा है।
ठीक है। तो CHO को हम लोग क्या मानना है, हमको इसको ये कार्बन और ये ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड के साथ जो परमाणु जुड़े हैं वो कितने, 2 हैं। ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो डबल बॉन्ड के साथ परमाणु जुड़े हैं वो दुगने हो जाएंगे। दुगने मतलब कि ऐसे हो जाएगा, देखो CHO को ऐसे लिख सकते हैं हम, C आगे सिंगल बॉन्ड कर देना, O हो गया, ये H तो ऐसे ही रहा। ठीक है, O हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, और जो कार्बन है ये भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन है उसको इधर पर लगा देना और कार्बन को यहाँ पर लगा देना। अभी तक कार्बन की संख्या कितनी थी, 1, यहाँ पर कितनी होगी, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो यहाँ पर कितनी होगी, 2 हो गई है। ठीक है, तब बोल रहा है कि अगर परमाणु में या समूह में, सॉरी यदि समूह में कह रहा है कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है COOH, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, COH, यहाँ पर भी देखो जो कार्बन है ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो इनकी संख्या दुगनी हो जाएगी, कार्बन भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। कैसे, इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन जोड़ देना और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना, ऐसे जोड़ का है। ठीक है, तो कार्बन भी कितने हो गए भाई, कार्बन भी 2 हो गए, 1 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गई हैं। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला आया, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड जो एटम है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े वो कितने हो जाएंगे, वो दुगने हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी तिगुने हो जाएंगे। तो 2 एटम जुड़े हुए हैं, 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो 6 कैसे होंगे, जो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हटा के एक ही बॉन्ड छोड़ दो, पहले एक ही बॉन्ड छोड़ दिया इनके बीच में। अब 2 तो ऑलरेडी हैं, 4 और आएंगे, तो 4 एक यहाँ पर जोड़ना, एक यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, तो कुल मिला के 6 हो गए हैं। 2 एटम हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, तो 2 गुणा 3 कर दोगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो ये बेंजीन है, बेंजीन को कैसे लिखा था, बेंजीन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, तो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो ये क्या हो जाएंगे, दुगुने, मतलब 4 हो जाएंगे। 1 2 तो है ही, एक यहाँ को जुड़ जाएगा 3, एक यहाँ को 4, तो ऐसे लिख दिया। सेम यहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बन दुगुना हो जाएगा, एक यहाँ पर जोड़ देना, एक यहाँ पर जोड़ देना, डबल को सिंगल कर देना। सेम एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े थे। ठीक है, तो 6 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो जो बेंजीन है वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक हो गया। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर सीक्वेंस रूल फर्स्ट, सीक्वेंस रूल सेकंड एंड सीक्वेंस रूल थर्ड आ गया। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में करना है हमको। स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखो आफ्टर डिसाइडिंग द सीक्वेंस, अब हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस जान लिया है। द मॉलिक्यूल इज विजुअलाइज्ड इन सच अ वे दैट द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड वाइल द रिमेनिंग एटम्स और ग्रुप्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो सपोज करो हमारे पास ये कायरल कार्बन है, जैसे ये है ना, कायरल कार्बन है, 4 ग्रुप जुड़ेंगे, फ्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, ब्रोमीन और यहाँ पर क्या है, आयोडीन है कि नहीं बताओ, 4 ग्रुप जुड़े हैं। तो इसमें वरीयता देनी है परमाणु क्रमांक के आधार पर, इसको 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, इसको 4 मिलेगी। तो ऐसा बोल रहा है कि हमने सीक्वेंस और इसमें प्रायोरिटी यानी वरीयता दे दी है। अब कह रहा है कि हमने इस मॉलिक्यूल को देखना है। ठीक है, ऐसे देखना है कि जो 4th प्रायोरिटी है, ये जो हम जो देखता है उसको क्या बोलते हैं, व्यूअर बोलते हैं। ठीक है, जो देख रहा है उससे दूर हो, और जो 3 एटम बच गए फिर ये, ठीक है, जो 3 बच गए वो क्या है, व्यूअर की तरफ हो, जो देख रहा है उसकी तरफ हो। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमने ये लिया कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इतने ग्रुप लेने वरीयता दी है, तो हमारे पास जो 4th प्रायोरिटी है ना, 4th प्रायोरिटी को दूर मानना है, जो व्यूअर है उससे दूर है। जैसे देखो सपोज करो मेरे पास मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ है कार्बन ये वाला। ठीक है, और इसमें जो 3 मार्कर हैं, देखो आप अच्छे से थोड़ा सा ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे देखिए ऐसे है। तो ये जो 3 है ना, देखो एक जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन 4th प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, तो फ्लोरीन मेरे हाथ के जस्ट पीछे होगा, जस्ट क्या होगा, पीछे होगा। ये देखो आपको दिखेगा नहीं, हो व्यूअर का है, व्यूअर मतलब मैं हूँ ना, तो आप भी हैं, तो आप देख रहे हैं। तो देखो जो 4th प्रायोरिटी है वो जस्ट पीछे होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। और जो 3 है ये वाले जो मार्कर हैं, 3 एटम, इनको देखना है आपने। ठीक है, मतलब अगर आप इसको देख रहे हो ना, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो आपको 4th दिखेगा ही नहीं, क्योंकि
3D में इमेजिन करो, जो 3D में इमेजिन करोगे तो जो फोर्थ होगा जस्ट पीछे होगा, इस कार्बन के जस्ट पीछे होगा, और आप लोग जस्ट फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो तो आपको सिर्फ कितना दिखने वाला है, 1 2 3, तीन ही ग्रुप दिखने वाला है, इस टाइप से दिखने वाला है 3 ग्रुप। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, ये तो समझ में आ रहा है। तो देखो उसके बाद क्या करना है, नाउ इफ ऑन लुकिंग एट दीज 3 एटम्स और ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ओवर आई मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कॉन्फिगरेशन इज आर। ठीक है, देखो यही है, फोर्थ तो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि फोर्थ तो क्या है, हमारी आंखों से जो देख रहा है उससे दूर है। हमको कितने दिख रहे हैं, 3 ही दिखेंगे। ठीक है, अब 3 को देखना है, 3 को भी ऐसे देखना है कि सबसे पहले हमको किसको देखना है बताऊँ, हमको सबसे पहले देखना है जो जिसकी वरीयता ज़्यादा होती है। जैसे हमको क्या देखना है, पहले 1 को देखना है, 1 पहली प्रायोरिटी वाला आयोडीन को देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ को देखना है, 2 की तरफ देखना है, 2 की तरफ देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 से 2 की तरफ देखना है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, पर यहाँ से रास्ते में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, पर कैसे देखना है हमको मॉलिक्यूल को, फोर्थ तो हमको दिखेगा नहीं, फोर्थ तो पीछे है, तो 1 से 2 की तरफ जाना है। और आप अपने देखो, अगर 1 देखोगे उसके बाद 2 देखोगे तो आपकी आँख कैसे रोटेट कर रही है, आपकी आँख कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घड़ी भी तो ऐसे ही घूमती है। ठीक है, तो हमारी आँख भी ऐसे घूम रही है, तो जो जब 1 से 2 की तरफ देख रहे हैं तो हमारी आंख जो है रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, अगर घड़ी की दिशा में घूम रही होती है हमारी आंख, या हम 1 से 2 की तरफ जाने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर। ठीक है, आर का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मैंने पहले बोला था, तो राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमने 1 से 2 की तरफ देखने पर, जैसे 1 है यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 से 2 की तरफ देख रहे हैं तो पहले 1 देखा, फिर उसके बाद 2 देखा, तो देखो हमारी आंख कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा भाई। समझ रहे हो, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब हम लोग इन रूल को अप्लाई करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। देखो हमने करना है आर एस कन्फिगरेशन करना है फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है आपको पता है, डंडे वाला जो होता है। ठीक है, बॉन्ड को डंडे के थ्रू, और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अब सेम वही करना है, पहले वरीयता दे दो। वरीयता तो आपको पता है आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है तो उसको 1 देंगे, उसके बाद ब्रोमीन का दूसरा होता है, उसके बाद क्लोरीन का 3, उसके बाद फ्लोरीन को 4 वैरायटी, मतलब प्रायोरिटी हमने देते हुए वरीयता दे दी है। ठीक है, अब थोड़ा समझना, इसमें भी केस होते हैं, अलग अलग केस। इफ़ द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम, ऐसा बोल रहा है कि जो 4th प्रायोरिटी वाला है बॉटम में है, मतलब वर्टिकल लाइन वाला समझो, वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन में हो 4th प्रायोरिटी वाला, तो आप 1 से 2 की तरफ देख रहे हो, 1 से 2 की तरफ देखने के बाद जो 4th है, 4th तो दिखेगा नहीं, मैंने बता दिया था 4th तो जस्ट पीछे है। ठीक है, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, देखो 1 से 2 की तरफ जाने पर 2 रास्ते हैं, एक तो 1 3 2 जाओगे। ठीक है, 1 3 नहीं जाना है, अगर 1 से 3 की तरफ, 1 से 2 की तरफ जाने पर 3 के डायरेक्शन में गए तो पहले आपको 1 के बाद क्या दिख जाएगा, 3 दिख जाएगा, पर हमसे पहले 1 को देखना है, उसके बाद 2 को देखना है। ठीक है, तो 1 से 2 की तरफ जाने पर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर वरीयता दे देंगे, दूसरा एग्जाम्पल है, तो ओ यहाँ पर ओ परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, इसको 1 देंगे। यहाँ पर एन जुड़ा है तो इसका 7 होता है, इसको 2 देंगे। कार्बन जुड़ा है, कार्बन का 3 क्या होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसको 3 वरीयता देंगे। और हाइड्रोजन को क्या देंगे, 4 देंगे। ठीक है, तो जो अगर 4th प्रायोरिटी वाला, पहला केस ये है कि अगर 4th प्रायोरिटी वाला, यहाँ पर तो मैंने बॉटम लिखा है। ठीक है, चाहे टॉप में हो चाहे बॉटम में हो, यानी वर्टिकल लाइन में, अगर खड़ी लाइन में 4th प्रायोरिटी वाला है तो जो हमारा कन्फिगरेशन आ रहा है वही कन्फिगरेशन होता है। जैसे ओ से मतलब 1 से 2 की तरफ जाना है, वो तो पता ही है, 1 से 2 की तरफ जाने पर घड़ी की दिशा में घूम रहे, क्लॉकवाइज में घूम रहे, तो क्या होगा, आर। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। तो देखो केस सेकंड क्या बोलता है, इफ द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब तिरछी लाइन में है, अभी तक क्या था, जो 4th प्रायोरिटी है वर्टिकल लाइन में था। ठीक है, अब अगर 4th प्रायोरिटी वाला तिरछी लाइन में होगा, ऐसे होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखो उसमें भी क्या हो सकता है राइट साइड में, हो सकता है इस साइड हो, राइट साइड में, हो सकता है 4th प्रायोरिटी वाला लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, इफ द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर क्या करना है, देन होल्ड द एटम एट द टॉप। तब क्या करना है, जो टॉप में एटम होगा, ठीक है, उसको वहीं पर रखना है, एज इट इज, उसको होल्ड कर रखना है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। एंड देन रोटेट अदर ग्रुप क्लॉकवाइज टू ब्रिंग 4th प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम। ठीक है, तो फिर क्या करना है, देखो टॉप वाला जो ग्रुप होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं इसको। ठीक है, तो टॉप वाला जो ग्रुप होगा उसको तो अपनी जगह पर रखेंगे, और टॉप वाले ग्रुप को अपनी जगह पर रख दिया हमने, तो फिर क्या करना है हमको, जो 3 ग्रुप बच गए ना,
3 ग्रुप को क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, जिससे कि जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो वो बॉटम में आ जाए, सबसे नीचे आ जाए मतलब, ठीक है। फिर उसमें RS कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो सबसे पहले वरीयता देना पड़ेगा हमको। वरीयता दिया हमने 1 2 3 4, परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, देखो 4th प्रायोरिटी वाला कहाँ पर है बताओ, ये तिरछी लाइन में है कि नहीं है, तिरछी लाइन में, और तिरछी लाइन में भी कहाँ पर है, राइट साइड में है। तो हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला है, जो टॉप में है, उसको तो वैसे ही रख देना, टॉप में वैसा रख दिया हमने, ठीक है। तो 3 बज गए, 1 2 3, इन तीनों को हमने क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है ऐसे, ठीक है। तो इसको घुमाऊंगा तो ये यहाँ से आ जाएगा, और इसको घुमाऊंगा तो ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाने पर जो 4th वाला है वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया हमारे 4th जो प्रायोरिटी है वो आ गया है जस्ट बॉटम में आ गया है। अब इसमें क्या करना है, RS करना है। तो जैसे ही हमने ऐसे किया तो हमारा ऐसा मिल गया, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, ये वाला 4th यहाँ पर आ गया, Br यहाँ चले गया, आयोडीन यहाँ चले गया। अब वहाँ पर फिर 1 से 2 की तरफ जाना है, 1 से 2 की तरफ गए, ठीक है। 1 से 2 की तरफ जाना, याद रखना 1 से 2 की तरफ जाना है। तो अगर 4th आया तो 4th वाले रास्ते से जाना है, ठीक है, क्योंकि 4th वाला पीछे होता है, 4th वाले रास्ते से जाना है 2 की तरफ, 3 वाले रास्ते से मत जाना, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो R आ गया है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट केस है, केस 3rd है, लास्ट केस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इफ द एटम और ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो तो 4th प्रायोरिटी कहाँ पर है वो, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल के भी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। तो क्या करना है, टॉप वाला वैसे ही रख देना है, फिक्स करना है, और इसको अब घुमाना है, जो 3 बज गए इनको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, जिससे 4th वाला यहाँ को लाना है, 4th वाला यहाँ लाए, आयोडीन यहाँ जाएगा और Br यहाँ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको वो करना है, RS देना है। तो 1 से 2 की तरफ गए तो क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, S हो गया, ठीक है। ये हैं रूल्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे हम लोग एग्जांपल बाद में करेंगे।